देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता को उच्चतम स्तर तक दायित्व प्रदान किया जाता है। तो ये हमारी संघ की कल्पना भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं। ये आम कार्यकर्ता के लिए भी खुशी की बात है और उसके मन में लगता है कि यदि मैं कर्मठता के साथ काम करता रहूंगा तो पार्टी में मुझे भी कहीं ना कहीं कभी कोई दायित्व मिलेगा। तो आम कार्यकर्ता इससे प्रोत्साहित हुआ है पूरे देश में। प्राइम मिनिस्टर आज 4 दिवसीय क्या यात्रा का महत्व होगा? प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से सभी देशों के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध और दृढ़ होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई देती हैं। खासतौर पर व्यापारिक दृष्टि से इन सभी देशों के साथ हमारा व्यापार और मजबूत हो और अधिक हो। भारत के उत्पाद, जिस स्वदेशी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसके लेकर के उसको ज्यादा बोलबाला हो इन सभी देशों में, ऐसा मैं मानता हूं। और जब इसका रिजल्ट आएगा यात्रा का, तो वो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के आयात निर्यात व्यापार के लिए बेहद सुखद होगा। कल कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई गद्दी छोड़, उसमें एक राजस्थान की महिला नेत्री ने पीएम मोदी के बारे में अपशब्द कहा, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और वो अपनी बात पे कायम ही है। तो कांग्रेस की ये मानसिकता क्या दिखाती? देखिए, यही कांग्रेस की संस्कृति है, ये कोई नई बात नहीं है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तब तब प्रधानमंत्री और मजबूती के साथ में उभरे हैं। देश भूला नहीं है कि सोनिया जी ने उनके बारे में क्या कहा था, राहुल जी ने उनके बारे में क्या कहा था, खड़गे जी ने उनके बारे में क्या कहा था, किन किन शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी जगह से डिगे नहीं और यही कारण है कि भारत और अधिक मजबूत हुआ है उनके नेतृत्व में। जहां तक इस प्रकार के नारों का प्रश्न है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता भी है और संस्कृति भी है। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि कांग्रेस हार रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। कल राहुल गांधी भी और बकायदा कहा कि ये वोट चोरी करवा रहे हैं, ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, दोनों की संलिप्तता है और देश की जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन गांधी के रास्ते चल के, अम्बेडकर के रास्ते चल के आपको जरूर हराएंगे। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस, मेरा अपना मानना है कि वो अपनी रेलिवेंस भारत की पॉलिटिकल इकोसिस्टम में खो चुके हैं। उनने कभी भी वो क्यों हार रहे हैं इसका आत्मविश्लेषण नहीं किया। परिस्थितियों के अनुसार जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती है तो वो चुप होते हैं और जब प्रतिकूल होती है तो वो आरोप लगाते हैं। तो जिस पॉलिटिक्स को राहुल गांधी चला रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो रही है। इस बात को ना तो राहुल गांधी समझ रहे हैं और ना उनके अन्य नेता समझ रहे हैं, और समझ भी रहे हो तो उसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द भी कह दे। तो आत्ममुग्धता में आप अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यदि देखना है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को देखा जा सकता है। प्रियंका गांधी ने भी चैलेंज की कि अगर दम है तो आप बैलेट पेपर पे चुनाव करवाइए, मैं आपको हरा के दिखाऊंगा। अब ये तो वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप चुनाव हार गए। बैलेट पेपर से पहले देश में चुनाव होते थे, लेकिन बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम कौन लाया? भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ईवीएम लेकर के आए और उसके बाद उसी ईवीएम से 2004 और 2009 में कांग्रेस चुनाव जीती। तब तो प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी ने भी नहीं कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। आज जब वो चुनाव हार रहे हैं तो उनको ईवीएम खराब दिखाई दे रही है। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, इनको स्वयं मुझे लगता है कि अंदाजा नहीं है कि बिल्कुल ये बेमानी बात है जो वो कर रहे हैं। सर, दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति
अब कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है कि ये बड़े बड़े बातें करते थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में इस समय प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन इसमें दो बात हमें समझनी है। पहली बात तो ये है कि पूरे उत्तर भारत में जिस प्रकार का वातावरण है उसके कारण से प्रदूषण बढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही और इतिहास इस बात का गवाह है कि उन 10 सालों में एक सिंगल कदम भी नहीं उठाया गया दिल्ली में प्रदूषण को ठीक करने का। जब से हमारी सरकार आई है तो सरकार को दिल्ली की बदहाल स्थिति विरासत में मिली है। हमारी मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सब लोग पूरी ताकत से प्रदूषण को कम करने पर जुटे हुए हैं। क्योंकि 10 साल दिल्ली में कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम दिल्ली वासियों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारा संकल्प है। एमके स्टालिन कह रहे हैं कि अपकमिंग संघ यहाँ पे सक्सेस हो सकता है, ना ही अमित शाह। ये लोग बिहार जीत सकते हैं, तमिलनाडु इज द डिफरेंट फील्ड। स्टालिन जिस गलतफहमी के शिकार है, मैं उस पर तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हम सबको भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति और उसके कार्यकर्ता और हमारे जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके जो आदर्श हैं और उनके जो सिद्धांत हैं जिस पर हम सब लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से स्टालिन की इस गलतफहमी को तमिलनाडु की जनता बहुत बेदर्दी से दूर करेगी। सर, विपासना क्या करते थे और मुख्यमंत्री के बीच में, अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता के बीच में, कैसे देख रहे हैं इसको लेकर के? रेखा गुप्ता कहा करती थी कि ये खांसी कफ से बचने के लिए ये पंजाब विपासना में चले जाते हैं, अब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के विषय में हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली ने 10 साल अरविंद केजरीवाल को झेला है और उनके जितने भी नाटक, नौटंकी और हथकंडे हैं, दिल्ली वालों से बेहतर कोई उसको जान नहीं सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ लें कि अब वापस दिल्ली में उनकी प्रतिस्थापना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव हारने के तुरंत बाद वो अपने अमले जमले सहित पंजाब भाग गए। आज पंजाब में है वो, कल पंजाब हार जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। तो जिस झूठेपन को, एक झूठ का आवरण वो अपने चारों तरफ जो लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। मुझे लगता है कि वो एक क्षणिक समय के लिए एक पार्टी आई थी जो अपने मुद्दों से भटक गई है, जिन मुद्दों के लिए उसका निर्माण हुआ था।